हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मज़े से होंगे। मैं मैथ्स गुरु और आज मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। हम यहाँ पढ़ाते हैं क्लास 10 की मैथ, जिसकी मैं आज जो है एक्सरसाइज 5.4 लेकर आया हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 कराएंगे हम। इससे पहले मैं जो एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर जिन्होंने भी अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले वो उन एक्सरसाइज को देखें, फिर एक्सरसाइज 5.4 पर आए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए एपी दे रखी है हमें 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। सही है, ये एपी दे रखी है, हमसे पूछा कि इसका कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। सही है, उस पद की संख्या पूछी है और ब्रैकेट में ये संकेत दे रखे हैं। एन जो है लेस देन है 0 से, मतलब एन जो है छोटा है 0 से के लिए एन लेस देन 0 के लिए एन ज्ञात कीजिए। इसके लिए जो हमें एन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना एनवा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। सही है, मान लेंगे माना एनवा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। एन पद को किससे डिनोट करते हैं, एन से। सही है, एन पद पहला ऋणात्मक पद होगा। अब पहले ये लिख लो, ये A1 है, ये A2 है और ये A3। ए कितना है, ए दे रखा है हमें 121। डी क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 117 माइनस A1 कितना 121। कितने बचेंगे -4, तो डी आ गया -4। सही है, अब हम ये जो कंडीशन दे रखी है इन्होंने, एन लेस देन 0 के लिए एन ज्ञात कीजिए, तो हम इसे लेकर चलेंगे। ठीक है, चूंकि हमें दे रखा है एन लेस देन 0। अब यहाँ पर जो है एन का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है, क्योंकि एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ये लेस देन 0। सही है, यही तो एन का फॉर्मूला होता है। एन का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। इसके लिए जो है हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। ठीक है, एन ज्ञात करेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा कि इतना वह पद पहला ऋणात्मक पद होगा। अब जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है 121, तो ये 121 प्लस एन माइनस 1 ऐसी, डी निकल के आया -4 और ये लेस देन 0। एक काम करो, ये 4 की जो अंदर मल्टीपल कर दो, 121 -4 की एन से होगी तो -4n, -4 की -1 से होगी, माइनस की बड़ा प्लस हो जाता है, और 4 की 1 से होगी तो 4, लेस देन 0। 121 और 4 कितना हो जाएगा 125। ठीक है, 121 और 4 125, और ये -4n और लेस देन 0। अब क्या करेंगे, 125 है उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा -4n। ठीक है, 125 प्लस का था, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -125, माइनस से माइनस कैंसिल, 4n लेस देन 125। अब ये 4 है, इसके अपॉन में पहुंचा दो, तो n लेस देन 125 अपॉन में 4। काटो इसे, 4 एकम 4, 4 तियां 12, कितने, ये तो पूरा कट गया। अब इसे काटो, 4 एकम 4, कितने बचे, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेना, वो हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, कितने बचे 2 बचे, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा लो, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो n जो है लेस देन आ गया 31.25, मतलब n जो है इतना आया। n की वैल्यू कितनी आई 31.25। अब देखो ये n की वैल्यू जो है पॉइंट में आ रही है, और हमने अभी तक क्या पढ़ते आए, n की पूर्ण संख्या होती है, मतलब n की वैल्यू पूर्ण संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या होना चाहिए, पर यहाँ पर जो है 31 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो ये 31 होता, मतलब 31.25 आ रहा है ये, या तो ये 31 मानेंगे, या तो n की वैल्यू, या 32 मानेंगे। सही है, अगर मान लो हमने n बराबर कितना रखेंगे 32, तो देखते हैं n की वैल्यू क्या, मतलब n क्या आता है। सही है, n की वैल्यू, n बराबर हम क्या रखेंगे 32। सही है, पूर्ण संख्या, या 31 मान लो, किसी एक संख्या को मान लो। सही है, क्योंकि ये 31.25 है, तो इसके आसपास, इससे अगली संख्या क्या होगी 32, इससे कम संख्या क्या होगी 31। ठीक है, तो हम 32 को n बराबर 32 लेंगे।
सही है, n बराबर 32 इसे मान रहे हैं। सही है, अभी ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि कौन सा पहला ऋणात्मक पद होगा। अगर n बराबर 32 पर हम an की वैल्यू निकालेंगे और वो माइनस में आ गया तो हमें पता चल जाएगा n बराबर 32 पर n बराबर 32 मतलब 32वां पद जो है पहला ऋणात्मक पद होगा, ऐसे कह देना। n बराबर 32 ले लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ an का, क्योंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। n की जगह पे कितना रखेंगे 32, तो a 32 बराबर a कितना है 121, तो ये 121 प्लस n की जगह पे 32 माइनस 1 और d कितना है माइनस का 4, इधर लिख दे रही हूँ माइनस का 4, ठीक है, गुणा में है इसकी, तो ये 121 प्लस 32 में से एक जाएगा 31 गुणा माइनस 4, तो ये 121 हो जाएगा। माइनस की प्लस से गुणा होगी तो माइनस, 4 की 31 से करो 4 कम 4, 4 तियां 12, तो घटाओ 124 में से 121 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3, तो देखो ये 32 आ गया माइनस का 3, तो आ गया ये माइनस में। अगर तुम ये 31 निकालोगे तो प्लस में आएगा, कैसे, यहाँ पे 31 रख दोगे, 31 में से एक जाएगा कितना बचेगा 30, 30 बचेगा, 30 की 4 से गुणा करो 4 तियां 12, यानी कि 120 हो जाएगा, 121 में से 120 जाएगा, एक बचेगा प्लस का आएगा, तो 31वां पद पहला ऋणात्मक पद नहीं होगा, कौन सा पद होगा 32वां पद जो है पहला ऋणात्मक पद होगा। ये हमें कैसे पता चला, हमें ये जो संकेत दे रखा था n लेस देन 0, इससे हमने सॉल्व करा, तो n की वैल्यू कितनी आई 31.25, तो हमने क्या करा, ये जो है पूर्णांक नहीं आ रही है, मतलब 31.25 आ रही है, या तो इसे 32 कर लो या 31 कर लो, तो हमने क्या करा, इसे 32 पर जो है n बराबर 32 पर an निकाल के देखा, an निकाल के देखा तो माइनस में वैल्यू आई, तो हमें पता चल गया कि ये जो है 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। अगर तुम 31 पे निकाल के देखोगे तो तुम्हारा प्लस में आएगा, तो वो पहला ऋणात्मक पद नहीं होगा, वो तो प्लस में आ रही है ना, और हमसे पूछा है कि पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। सही है, तो यहाँ लिख देना, अतः 32वां पद पहला ऋणात्मक पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, समझ में आया, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो देखिए 5.2 का दूसरा क्वेश्चन है, देखिए किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। सही है, तीसरे पद और सातवें पदों का योग कितना है 6 है, मतलब क्या दे रखा है ये तीसरे पद, तो यानी कि A3। सही है, और कौन सा पद बोला सातवां पद यानी कि A7। अब कहा इनका योग, योग का मतलब इन्हें जोड़ेंगे सम करेंगे, इनका योग कितना है 6 है। समझ में आई ये बात, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, तो तीसरे यानी कि A3, सातवें यानी कि A7, योग कहा तो यानी कि इन्हें जोड़ देंगे, और है कितना 6, तो A3 प्लस A7 बराबर 6, ये समीकरण 1 बन जाएगी तुम्हारी। अभी मत बनाओ, अभी जो है अभी मत बनाओ, या पहले इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसकी जो है A3 का फॉर्मूला लगाओ, अभी उसके आगे का मैं पढ़ूंगा, पहले इसे सॉल्व कर लेना। A3 का क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, ठीक है। A7 का क्या होता है A प्लस 6D बराबर 6, A और A कितना हो जाएगा 2A, 2D और 6D कितना हो जाएगा 8D बराबर 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा A प्लस 4D बराबर 6। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे 2 आ रहा और 8 को हम ये नहीं लिख सकते 2 गुणा 4, तो 2 इसमें भी तो आ रहा, 2 यहाँ पर भी 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर 4 ही तो बचेगा। अब क्या करेंगे, इस 2 से 2 ही कम 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा A प्लस 4D बराबर 3, इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब आगे बढ़ो, और उनका गुणनफल 8 है। किनका गुणनफल, तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल, मतलब गुणा करेंगे, क्या कहा, और उनका गुणनफल, तो तथा करके लिख देना, तथा इसे ऐसे भी लिख दो A बराबर 3 माइनस 4D, इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लो। सही है, और इसके बाद क्या लिखा था हमने A3 गुणा A7 बराबर 8 था। A3 का क्या फॉर्मूला A प्लस 2D और A7 का A प्लस 6D, यही तो था, बराबर 8। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हमने A की वैल्यू निकाली है कितनी 3 माइनस 4D, तो A की जगह पे क्या रख देंगे हम 3 माइनस 4D, तो इसमें भी A की जगह पे 3 माइनस 4D रखेंगे, और यहाँ पर भी A की जगह पे 3 माइनस 4D, तो A की जगह पे क्या रखेंगे हम 3 माइनस 4D,
एक काम करता हूँ, ये इसमें इंक डाल दूँ। अब देखो एक ही जगह पे हमने क्या रखा 3 - 4d और प्लस का 2d पहले से है, प्लस 2d। समझ में आया? एक ही जगह पे क्या रखा हमने 3 - 4d, तो एक ही जगह पे 3 - 4d और प्लस में क्या था 2d, तो प्लस का 2d है। अब ऐसे ही यहाँ पर एक ही जगह पे क्या रखेंगे हम 3 - 4d और प्लस में कितना चल लिया 6d और बराबर 8। ये 3 हो जाएगा, 4d में से 2d जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 2d। सही है? और ये 3 ऐसी 6d में से 4d जाएगा प्लस का 2d, ठीक है, बराबर 8। अब देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है a - b a + b, ये a मान लो इसे, ये b मान लो, ऐसे ये a और ये b, ये फॉर्मूला होता है a - b a + b। अगर ये फॉर्मूला नहीं हो तो याद नहीं हो तो गुणा कर देना, अगर फार्मूला याद हो तो फार्मूला लगा देना। देखो a - b a + b का क्या फार्मूला होता है a² - b²। a कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है 2d, तो 2d का स्क्वायर। सही है? बराबर कितना 8। यहाँ लिख देना, क्योंकि a² - b² बराबर a + b गुणा a - b, ये फॉर्मूला होता है। मार्कर ने जल दिया पहले फॉर्म, ठीक है, ये आ गया। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और d का d² बराबर 8। 9 है उधर जाके माइनस हो जाएगा -4d d² बराबर 8 - 9, तो -4d² बराबर कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4d² बराबर 1। ये 4 है अपॉन में चले जाएगा, तो d² बराबर कितना आ जाएगा 1/4। तो d बराबर कितना आ जाएगा, एक काम करो इधर का मैं मिटा दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। तो देखिए क्या होता है d² बराबर हमें दे रखा है, क्या है ये क्यों नहीं चल रही है, d² बराबर दे रखा है कितना 1/4 है। अब क्या करते हैं स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर रूट आ जाता है, ये तो सुना होगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा, और जब रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस लगा देते हैं उसके आगे, तो रूट में क्या हो जाएगा 1/4। सही है? तो d बराबर ये प्लस माइनस ऐसे रहेगा, 1 का रूट अंडर रूट क्या होता है 1 और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो d बराबर आया +- 2। इसका मतलब है कि d की वैल्यू 2 आई है, एक तो प्लस में 1/2 और दूसरी -1/2। अब जब d की वैल्यू 2 आई है तो a की भी वैल्यू 2 आएंगी। a की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, समीकरण 1 जो बनाई थी इसमें रख के, एक बार प्लस d बराबर +1/2 रखेंगे, एक बार d बराबर -1/2 रखेंगे। तो यहाँ ये से मिटा दे रही हूँ a - 3। अच्छा ये था, देखो समीकरण एक क्या थी, a बराबर क्या था 3 - 4 d की जगह पे 1/2, तो ये 3 - 2 से काटो 2 कम 2 2 दूनी 4, तो 2 की 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और अपॉन में 1 है तो 2/1 यानी कि 2 ही रहेगा, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, तो a बराबर आ गया 1। कब आया, जब हमने d बराबर 1/2 रखा। अब क्या करेंगे d बराबर क्या रखेंगे -1/2, किसमें समीकरण 1 में। सही है? d बराबर क्या रखेंगे -1/2, यहाँ लिख दो d बराबर -1/2 समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर लिख देना। तो समीकरण 1 क्या थी, a बराबर 3 - 4 d की जगह पे क्या रखेंगे -1/2, 4d था ना, a बराबर 3 - 4d, तो 3 - 4 d की जगह पे -1/2 रख दिया, तो ये 3 माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगा, 2 से काटो 2 कम 2 2 दूनी 4, तो ये 2 आ जाएगा, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। तो आ गई एक ही दो वैल्यू, एक 1 आया और एक कितना 5, और डी की भी 2 थी, एक प्लस का 1/2 और एक माइनस का 1/2, तो S16 की भी 2 वैल्यू आएंगी। सही है? X16 की भी 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि हमें 16 पदों का योग ज्ञात करना है ना। तो जब ऐसे लिख दो, जब a बराबर 1 d बराबर 1/2, तब S16 16 पदों का योग ज्ञात करना है ना, S16, तब x16 क्या हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगा, S16 बराबर 16/2 ब्रैकेट में 2a + 16 - 1d। समझ गया? Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, n की जगह पे कितना है 16, तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया। अब इसे काटो 2 कम 2 2 8 16, तो ये आ गया 8। 2 a कितना लगाएंगे आप 1, देखो मैंने लिख दिया, जब a बराबर d बराबर 1/2 तब
S16 ए बराबर कितना लगाओगे 1 प्लस 16 में से एक जाएगा कितना बचेगा 15 और डी की वैल्यू कितनी है 1/2 तो ये 8 2 एकम 2 15 की 1 से होगी तो 15/2 यहाँ 1 लगा दो 1 छुपा होता है। बहुत बड़ा सवाल हो गया ये 8 क्रॉस मल्टीपल कर दो 2 की 2 से होगी तो 2 दूनी 4 1 की 15 से होगी तो ये 15/2 की 1 से होगी तो 2 तो ये 8 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 बटे में 2 से काटो 2 एकम 2 2 चौक 8 तो ये 4 × 19 4 की गुणा 19 से करो 4 9 36 के 6 हासिल लगे 3 4 एकम 4 और 3 7 एक तो आ गया 76 S16 ठीक है 16 पदों का योग। और जब एक और निकाल लो जब यहाँ लिख देना जब a बराबर कितना 5 D बराबर -1/2 तब S16 का फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूँ SN बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d तो S16 तो कितना हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट में 2a + 16 - 1d काटो इसे 2 एकम 2 2 8 16 तो ये आ जाएगा 8 2 a की जगह पे कितना लगाओगे 5 प्लस 16 में से एक जाएगा 15 और d की जगह पे -1/2 तो ये 8 5 दूनी 10 माइनस प्लस की गुणा होगी माइनस 15 कम 15 बटे में 2। एक काम कर रही हूँ इधर का मिटा दे रही हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये चल लिया है 16 बराबर कितना आया 8 है। अब यहाँ देखो 1 लगा दो ठीक है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल 2 की 10 से होगी 1 की 15 से तो 10 दूनी 20 माइनस 1 की 15 से होगी तो 15 अपॉन में 2 की 1 से होगी तो 2 ठीक है। ये 8 20 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे 5 बटे में 2 से काटो 2 एकम 2 2 चौक 8 4 की 5 से होगी 4 पंजे 20 तो S16 बराबर 20 आ गया। सही है समझ गए। जब हमने a बराबर कितना रखा था 1 और d बराबर 1/2 रखा तो S16 आया 76। जब हमने a बराबर 5 और d बराबर -1/2 रखा तो S16 आया 20। ये इसका आंसर है। लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। सही है एक सीढ़ी है उसके क्रमागत डंडे जो डंडे होते हैं वो उनकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। सही है डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। तुमने सीढ़ी देखा होगा भाई जो सबसे निचला डंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है उससे ऊपर उससे छोटा उससे ऊपर उससे छोटा होता है सबसे ऊपर होता है वो सबसे छोटा डंडा होता है। तो यही कहना है डंडों की लंबाई समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई कितनी है 45 सेंटीमीटर। जो सबसे निचला डंडा होगा उसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और जो ऊपर वाला डंडा है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी तथा निचले डंडे के बीच की दूरी कितनी है 2 सही 1/2 मीटर। यदि ऊपर वाले डंडा और नीचे वाले डंडा उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 सही 1/2 मीटर है। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो जो डंडे बने हैं ना उसमें कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। सही है जितने भी डंडे लगे हों सीढ़ी में उसको बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी। सिर्फ डंडों में लकड़ी की आवश्यकता पूछी है ठीक है क्योंकि 2 डंडे वैसे भी होते हैं ना सीढ़ी के। अभी देखो सीढ़ी बनाता हूँ देखो ये सीढ़ी है एक ठीक है। ये वाले डंडे होते हैं इसकी नहीं पूछी लंबाई ये डंडे और ये डंडा ठीक है ऐसे डंडे बनाए गए हैं। ऐसे तो सीढ़ी के डंडे होते हैं तो इन्होंने बताया एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब इन डंडों के बीच की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये जो दूरी है ये गैप ये कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है और डंडों की लंबाई देखो एक समान रूप से घट रही है। ये सबसे बड़ा सबसे निचला डंडा सबसे बड़ा उससे अगला डंडा उससे छोटा उससे अगला डंडा उससे छोटा। सही एक समान रूप से घटती जा रही है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर। जो निचला डंडा है ये वाला इसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर ठीक है। और क्या कहा 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर और ये जो ऊपर वाला है इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर ठीक है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2 सही 1/2 मीटर है। ऊपरी ये वाला और निचला डंडा ये इनके बीच की दूरी कितनी है 2 सही 1/2 मीटर ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस डंडे से और इस डंडे के बीच की दूरी कितनी है 2 सही 1/2 मीटर है।
सही है। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? तो ये जो डंडे हैं ये इनको बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी? इसकी लकड़ी नहीं पूछी है। अगर वो कहता पूरी सीढ़ी की तो पूरी सीढ़ी की निकालना पड़ती, पर डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की लंबाई पूछी है। सही है, क्योंकि पूरी सीढ़ी में तो ये भी डंडे आ रहे हैं ना बड़े वाले, उनकी नहीं पूछी है। सिर्फ इन डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी ये पूछा है। मैंने क्या बताया, हमें जो है डंडों की लंबाई निकालने के लिए, डंडों में लकड़ी की लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डंडों की संख्या निकालना पड़ेगी। ठीक है, डंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? ये 2 सही 1/2 मीटर, ये क्या है? सबसे ऊपरी तथा सबसे निचले डंडे के बीच की दूरी है। इसे जो है किससे भाग दे देंगे? 2 डंडों के बीच की दूरी यानी कि कितनी है? 25 सेंटीमीटर, इससे भाग दे देंगे तो हमारी डंडों की संख्या निकल आएगी। चलो निकालते हैं। डंडों की संख्या यानी कि n से, सही है, संख्या को n से तो डिनोट करते हैं। मैंने क्या बताया? सबसे ऊपरी तथा सबसे निचले डंडे के बीच की दूरी कितनी है? 2 सही 1/2 मीटर। इसे किससे भाग दे देंगे? 2 डंडों के बीच की दूरी से। 2 डंडों के बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, तो इससे भाग दे देंगे 25 सेंटीमीटर। अब देखो पहले इसे सही कर लो। 2 सही 1/2 का मतलब है 2 की 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 और ये मीटर, और अपॉन में क्या है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो ऊपर मीटर और नीचे सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 100 से भाग करते हैं। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा हो जाएगी, तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अपॉन में क्या है? 25 सेंटीमीटर। सही है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से ये काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और ये 0, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 50, और बटे में क्या चल रही है? 25। समझ में आया? अब 5 की 50 से गुणा कर दो, 5 की 5 से गुणा कर दो, 5 पंजे 25 और ये 0 बटे में 25। अब इसे काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, वो 25 कम 25, 25 कम 25 है 0, तो ये आ गए 10। तो ये डंडों की संख्या नहीं आई है। सही है, अभी क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। कैसे? देखो सीढ़ी होती है इस टाइप की, मैंने कुछ सीढ़ी बना दी। देखो इसमें डंडे कितने हैं? 1 2 3 4, 4 डंडे हैं, और इनके बीच में खाने कितने हैं? 1 2 3, तो ये जो आया ये खानों की संख्या आई है। देखो 3 खानों में 1 2 3, 3 खानों में कितने डंडे लग रहे हैं? 4, 1 2 3 4, यानी कि खाने से एक डंडा बढ़ती लग रही है, क्योंकि खाने 3 है और डंडे 4 हैं, तो ये जो आया ये खानों की संख्या आई है। अब क्या करेंगे? हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो वो डंडों की संख्या आ जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ने पर सब में 1 जोड़ दो, +1 +1, और यहाँ पे भी +1 और ये +1। ठीक है, यहाँ पे भी +1, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 10 और 1 11। तो ये आ गई डंडों की संख्या। समझ में आया? अब इस सीढ़ी को मिटा दे रही हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये मतलब पहला पद लिख दो। देखो ये जो है इन डंडों से एक एपी प्राप्त होगी, पर हम एपी को नहीं लिखेंगे, हमें पहला पद पता है। मतलब पहले डंडे की लंबाई कितनी है? ये हो जाएगा ए कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर, और आखिरी डंडे की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा an, क्योंकि एपी में जो है पद बढ़ते जाते हैं ना, a1 a2 a3 डॉट 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 an, तो ये आखिरी पद तो यही होगा, आखिरी डंडा, लास्ट वाला डंडा, तो ये 45 है। तो an बराबर दे रखा है हमें 45। ठीक है, अब हमें n पता चल गया, a पता चल गया, an पता चल गया। सही है, अब हम क्या करेंगे? Sn का फॉर्मूला लगा दो। देखो चूंकि Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, n कितना आया? 11 बटे में 2, a कितना है? 25, an कितना है? 45, तो 11 बटे में 2, 25 और 45 जोड़ो, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 2 7। ठीक है, 70 हो जाएंगे। काटो इसे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो पूरा कट गया। अब ये गुणा 11 गुणा 35, तो 11 की 35 से गुणा करो, 11 पंजे 55 के 5, हासिल लगे 5, 11 3 33 और 5 38, तो ऐसा ना आ गए इतना 385 सेंटीमीटर। तो जो डंडे आएंगे उनकी लंबाई आएगी 385 सेंटीमीटर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया। मतलब एक पंक्ति में है, उसमें मकानों को मतलब अंकित किया गया, मतलब गिना गया है या रखा गया है 1 से 49 तक।
सही है। मान लो भाई पहला मकान है ये, ठीक है, ये 1 है, दूसरा मकान ये 2 है, तीसरा मकान 3, ठीक है। ऐसे ही करते करते कितने मकान रखे गए हैं, कितने 149 तक मकानों को अंकित किया गया, मतलब गिना गया है। तो 49 मकान यहाँ पर होगा ना, तो ये 49 मकान है। समझ में आ गई इतनी लाइन? क्या है, एक पंक्ति में, पंक्ति मतलब लाइन में, एक पंक्ति में मकानों को, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 149 तक अंकित किया गया, मतलब गिना गया है। एक पंक्ति के मकानों को, 1 से लेकर 49 तक के मकानों को अंकित किया गया या दर्शाया गया है। सही है। दर्शाइए कि x का ऐसा मान, हमें x का ऐसा मान दर्शाना है कि x से अंकित मकानों से पहले मकानों की संख्याओं का योग। मान लो भाई इसके बीच में जो है एक x मकान होगा, ठीक है, वो यहाँ पे मान लो 1 से 49 तक के बीच के मकानों से पहले बीच में जो है एक x मकान होगा। यहाँ से पढ़िए, x का ऐसा मान कि x से अंकित मकानों से पहले मकानों की संख्या का योग, x से अंकित मकानों से पहले मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। x से पहले मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। समझ में आ गया भाई? एक पंक्ति में कितने 1 से लेकर 49 तक मकानों को अंकित किया गया है, उस 1 से लेकर 49 तक के बीच में एक x मकान होगा, उसका हम उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि x से पहले मकानों की संख्या का योग तथा x के बाद वाले मकानों की संख्या का योग बराबर है। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। समझ में आया? तो देखिए x से पहले मकानों की संख्या का योग कैसे लिखेंगे, मैं लिख दे रही हूं, पहले प्रश्नानुसार लिख दो, प्रश्नानुसार, या पहले ये लिख दो, पहले a तो निकाल लो, a बराबर कितना है, ये a1 हो जाएगा, ये a2 और ये a3, और ये जो दे रखा है ये an दे रखा है। सही है। यह a49 मान लो, a कितना है 1, d निकाल लो, इसे a49 मान लो, a जो है 49 दे रखा है, 49 में मकान है ना, ये 49 में मकान है ये। d कितना है, d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 2 माइनस a1 कितना है 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो ये इतना आ गया। ठीक है, a49 हमें दे रखा है, ये a49 को अभी मत लिखो, बाद में लिख देंगे। अब देखो ये प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, इन्होंने बोला है x से अंकित मकानों से पहले मकानों की संख्या का योग, x से पहले मकानों की संख्या का योग, तो आ जाएगा s x माइनस 1। अब ये कैसे आएगा, देखो s x माइनस 1 कैसे आएगा, x से पहले मकानों की संख्या योग। हम तुमसे कहते हैं कि भाई s 6 है, अब मैंने तुमसे कहा है 6 से पहले मकानों की संख्या का योग क्या होगा, तो तुम यही तो बताओगे s 5, यही तो बताओगे 6 से पहले मकानों की संख्या का योग कितना आएगा s 5, 6 तक के मकानों की संख्या का योग तो s 6 है। अगर मैंने तुमसे कहा 6 से पहले मकानों की संख्या का योग कितना आएगा s 5, तो s 5 कैसे आया, s 6 माइनस 1 ही तो करा, 6 में से 1 जाएगा 5, तभी तो आया। ऐसे ही यहाँ पर है, देखो x तक के मकानों की संख्या का योग तो x होगा, s x। अब हमने तुमसे कहा कि x से पहले मकानों की संख्या का योग, तो x में से जो है 1 घटा देंगे। समझ में आएगी बात? तो s x माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या कहा, x से पहले मकानों की संख्या का योग तथा उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। तो x के बाद वाले मकान कौन से आएंगे, x के बाद वाले मकान यहाँ x से लेके 49 तक के बीच में जो मकान होंगे वो x के बाद वाले आएंगे ना, और x से पहले मकान कौन से थे, x से पहले मतलब x से पहले यहाँ कोई मकान होगा वो, मतलब x और 1 के बीच में जो मकान होंगे वो x से पहले के मकान होंगे। ठीक है, तो x के बाद वाले मकान कैसे लिखेंगे, ये 49 मकानों में से अगर हम x तक के मकान घटा दें, इतने मकान घटा दें, 1 से लेकर 49 तक के मकानों में से 1 से लेकर x तक के मकान घटा दें, तो ये मकान आ जाएंगे। समझ में आई? 1 से लेकर 49 तक के मकानों में से अगर हम 1 से लेकर x तक के मान घटा दें तो x के बाद वाले मकान आ जाएंगे ना, तो वही करेंगे। 1 से लेकर 49 तक के मकानों का योग क्या हो जाएगा, s 49। सही है, उसमें से क्या घटा देंगे, 1 से लेके x तक के मकानों का योग, तो यानी कि s x। अब उन्होंने कहा x से पहले मकानों की संख्या का योग तथा x के बाद वाले मकानों की संख्या का योग क्या है, बराबर है। तो ये x से पहले मकानों की संख्या का योग तथा x के बाद वाले मकानों की संख्या का योग बराबर है। ये क्वेश्चन के अनुसार हो गया। समझ में आ गया? x के बाद वाले कैसे लिखा
1 से लेकर 49 तक के मकानों की संख्या के योग में से अगर हम 1 से लेकर x तक के मकानों की संख्या का योग घटा देंगे तो इतने मकान नहीं आ जाएंगे। सही है, समझ में आया। अब जो है ये 49 नहीं रखो, 49वां मकान है, ये 49वां है, या क्या है तो 49वां। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा Sn वाला। क्या होता है, क्योंकि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। यही तो फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। पर यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया, किसकी जगह पे, n की जगह पे। तो जहां जहां n होगा वहां वहां क्या रख देंगे, x माइनस 1। समझ गए, Sn वाला ही फॉर्मूला है, यहाँ पे n की जगह पे क्या आ गया, x माइनस 1। तो हम जहां जहां n होगा वहां वहां क्या रख देंगे, x माइनस 1। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाओ, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन में 2, n की जगह पे रखा ना x माइनस 1, और ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे, x माइनस 1, और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। समझ में आ गया। Sn वाला फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर x माइनस 1 था, तो n की यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x माइनस 1। तो जहां जहां n होगा वहां वहां x माइनस 1 रख देंगे। ऐसी S49 का फॉर्मूला, मतलब n की जहाँ पे यहाँ पे क्या है 49, तो Sn का फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पे n की यहाँ पे क्या रख देंगे 49, तो ये हो जाएगा 49/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, तो n की जहाँ पे 49 माइनस 1 और d। सही है, माइनस। अब यहाँ पे s x आ गया, यहाँ तो यही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, बस n की जगह पे क्या रखना है, x रखना है। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस x माइनस 1 और ये d। समझ में आया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने रखा। अब एक काम करते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसकी भी जरूरत खत्म। a और d की वैल्यू बस हमें लगाना है। अब a बराबर 1 था और d बराबर भी बनाया, ठीक है, यही तो लगाना है। तो पहले जो है इसको लिख लेना, फिर इसको भी मिटा देंगे। तो ये चल लिया x माइनस 1 अपॉन में 2 a की जगह पे कितना 1। सही है, a की वैल्यू 1 थी और d की वैल्यू 1 थी, प्लस देखो x ऐसी रहेगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, d तो नहीं लिखा मैंने, 2a प्लस n माइनस 1 d था यहाँ पर। ठीक है, ये d था, तो d की जगह पे कितना रखेंगे 1। सही है, इसकी गुणा में 1। बाकी इधर क्या चल रहा है, 49 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 a की जगह पे कितना रखेंगे 1। सही है, 49 में से एक जाएगा 48, और d की जगह पे d की वैल्यू 1 आई थी, तो d की जगह पे 1 रख दिया, माइनस x अपॉन में 2 a की जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस x माइनस 1 और d की जगह पे 1। समझ में आ गई। अब इसे मिटा दो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, क्योंकि मैं अभी मिटा दूंगा इसे, और अब तो बगैर क्या ले लिया करो। तो ये x माइनस 1 अपॉन में 2 की 1 से होगी तो 2, x माइनस 2 की 1 से गुणा होगी तो यही रहेगा x माइनस 2, और ये 49/2, 2 की 1 से होगी तो 2, 48 की 1 से होगी तो ये 48, माइनस ये हो जाएगा x अपॉन में 2, 2 की 1 से होगी तो 2, 1 की x माइनस 1 से होगी तो प्लस का x माइनस 1 ही तो रहेगा। चलो अभी मैं मिटा दे रही हूँ इसे, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये x माइनस 1 अपॉन में 2, देखो ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 ये कैंसिल, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x। ठीक है, इसे भी ब्रैकेट लगा ही दो। यहाँ पे 49 अपॉन में 2, 48 और 2 50, माइनस x अपॉन में 2, 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा 1, और ये प्लस का x। समझ में आई। अब ये जो है x के अंदर मल्टीपल कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की x होगी तो एक्स स्क्वायर, माइनस x की 1 से होगी तो x अपॉन में 2। ठीक है, और ये चल लिया, इसे काटो, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 25 की 49 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 25 नीम कितने होते हैं 25 धाम 250 होते हैं, 25 नीम 225, 225 के 5 हासिल लगे 22। सही है, 225 है ना, 225 के 5 हासिल लगे 22, 25 चौक 100 और 22 यानी कि 122। समझ में आई, इसकी गुणा कर दी, और ये माइनस
माइनस एक्स अपॉन टू की 1 से करेंगे तो माइनस का एक्स अपॉन टू आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन टू की प्लस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में टू। सही है, माइनस प्लस की गुणा होती है तो माइनस, एक्स की एक्स गुणा होगी तो एक्स स्क्वायर, और अपॉन में टू है तो वो टू आ जाएगा। अब इसे जो है इसे भी अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में टू माइनस एक्स अपॉन में टू बराबर कितना है 1225 माइनस एक्स अपॉन में टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू। समझ में आई? अब देखो ये अलग अलग कर लिया, मतलब एलसीएम था तो उसे अलग अलग कर लिया। माइनस एक्स अपॉन टू इधर भी है, माइनस एक्स अपॉन टू इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ये बचेगा, ये इधर बचा है एक्स स्क्वायर अपॉन में टू और ये 1200, ये बचा 1225 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू बराबर 1225। इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 2, 2 को यहाँ रखोगे 2 से 2 कैंसिल, 1 आएगा, 1 की एक्स स्क्वायर से होगी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऐसी 2 यहाँ रखोगे 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 की एक्स स्क्वायर से होगी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर 1225। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर 1225, 2 से 2 कैंसिल, इधर का मिटा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा और इधर कितना बचा 1225, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाता है, तो 1225 रूट किसका है? देखो रूट निकालने की ना सबसे बढ़िया ट्रिक बताऊं, जो आखिर में होता है, जैसे 25 अगर लास्ट में 25 आता हो, 5 वाली संख्या आती हो ना, या 25 आता हो, तो कैसे करेंगे? देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। अब बचा ये 12, 12 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ लो, 12 को जो है हमने दो ऐसी संख्याओं में तोड़ लिया, 3 और 2 ना, 3 और 4 में, देखो 3 चौक 12, सही है, तो 12 को हमने दो ऐसी संख्याओं में तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या होती है उसे यहाँ लिख देते हैं, तो ये 5 आ जाएगा, सही है, जो छोटी वाली संख्या होती है उसे यहाँ लिख देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 35। ठीक है, x की वैल्यू निकालना थी ना, तो x बराबर 35 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए ये इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है। एक फुटबॉल का मैदान होगा, तुमने देखा होगा चबूतरे होते हैं उसमें, मतलब बैठने के लिए, तो वही है, फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। चबूतरे में देखा है सीढ़ियां बनी होती है, तो उसमें कितनी सीढ़ियां बनी हुई है 15 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। लंबाई मतलब एल दे रखा है हमें, एल बराबर दे रखा है 50 मीटर, सही है, प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर, और वो ठोस कंक्रीट की बनी है, और वो जो है कबूतरा भी कंक्रीट का तो बना होता है, वो ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है। चढ़ाई का मतलब भाई जीने की ऊंचाई जो होती है, जीने की ऊंचाई वो है 1/4 मीटर ऊंचाई को, यानी कि एच बराबर दे रखा है 1/4 मीटर, सही है, इतने मीटर की चौड़ाई है। 1/2 मीटर का फैलाव है, फैलाव मतलब भाई उसकी चौड़ाई को कितने, ये बी हो जाएगा, सही है, बी दे रखा है, बी कितना दे रखा है, चौड़ाई को बी से डिनोट करते हैं 1/2 मीटर, सही है, इतना फैलाव है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। अब भाई तुम्हें पता होगा चबूतरे का मतलब, जो चबूतरा है उसमें कई जीने हैं, और जीना जो होता है एक घनाभ के आकार का होता है। अगर हम एक जीने का मतलब आयतन निकाल ले तो 15 जीनों का आयतन निकाल लेंगे ना हम आराम से, एक जीने का पता चल जाए तो 15 जीरो का हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही करेंगे हम, एक जीने का आयतन निकालेंगे, और जीना का शेप क्या होता है, घनाभ का शेप होता है जीने का, सही है, तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, यहाँ लिखना है एक सीढ़ी का आयतन, एक सीढ़ी का, सीढ़ी किसके शेप की होती है, घनाभ के, एक सीढ़ी का आयतन क्या होता है, एल बी एच। एल कितना है 50, बी कितना है 1/2, और एच कितना है 1/4, तो ये 50 हो जाएगा। 50 की 1 से करेंगे तो 50, इसकी 50 1 से करेंगे तो 50 ही आएगा, 2 की 4 से करेंगे तो ये 8। ठीक है, एक सीढ़ी का आयतन आया इतना, ठीक है, और हमें 15 सीढ़ियों का आयतन निकालना है, तो एक सीढ़ी का इतना आया, कितना 50/4, या इसे काट दो, काट दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 1 बजे 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो ये आ जाएगा 25/4।
4। एक सीढ़ी का आयतन आया 25/4, इसे इधर लिख दो। एक सीढ़ी का आयतन आ गया 25/4 और हमें 15 सीढ़ियों का निकालना है। तो हमने एक सीढ़ी का निकाल लिया, दूसरी सीढ़ी का कैसे निकालेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तीसरी सीढ़ी का कैसे निकालेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। ऐसी चौथी सीढ़ी का कैसे निकालेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे। सही है, तो हमने एक का निकाल लिया, वही काफी है। एक एपी बना दो। अतः जो हमें एक एपी क्या प्राप्त होगी, अतः एपी प्राप्त होगी कि अभी पहली सीढ़ी का आयतन कितना आया 25/4। दूसरी सीढ़ी का क्या आएगा, 25 में 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 50/4। समझ में आया, यह करके ही दिखा दे रही हूँ। देखो एक सीढ़ी का इतना आया, तो दूसरी सीढ़ी का कितना आ जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर दो। तीसरी सीढ़ी का कितना आएगा, इसमें 3 से गुणा कर दो। सही है, ऐसी 15वीं सीढ़ी का निकालना है तो क्या करेंगे, 25/4 में कितने से गुणा कर देंगे, 15 से। तो ये 15वीं सीढ़ी का आयतन आ जाएगा। समझ में आएगा, ये एक एपी प्राप्त हो जाएगी। इसे सही करके लिख लो एपी को। अरे यार ये इंक खत्म हो गई, एक मिनट। तो इस एपी को सही से करके लिख लेना। ये हो जाएगा 25, अरे ये हो जाएगा 25/4। इसे भी ठंड लग गई मार्कर को। 25 की 2 से गुणा करो, 25 दूनी 50, 50/4। 25 की 3 से गुणा करो, 25 तियां 75/4। ऐसी करते करते 25 की 15 से गुणा करो, 15 पंजे 75, 75 के 5 हाथ से लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 आ जाएगा बटे में 4। 15वीं सीढ़ी का आयतन इतना आ जाएगा। सही है, तो एक हमें एपी प्राप्त होगी। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा AN। सही है, एन हमें पता है कितनी सीढ़ियां, 15 सीढ़ियों का आयतन निकालना है। सही है, निकाल लो। ए बराबर कितना 25/4। डी क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 50/4 माइनस A1 कितना है 25/4। देखो जब हर सेम, ये होता है अंश, ये होता है हर। जब हर सेम होता है तो उसे एक बार लिख देते हैं और ऊपर का अगर प्लस साइन है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस साइन है तो घटा देंगे। तो 50 माइनस 25 कितना आ जाएगा 25/4। तो डी बराबर इतना आ गया। और एन दे रखा है हमें, एन दे रखा है कितना, एन दे रखा है कितना है 15 सीढ़ियों का आयतन निकाल लो। सही है, मतलब ये 15वीं सीढ़ी का आयतन दे रखा है कितना, इतना है। ये एन दे रखा है, एन दे रखा है कितना 37.4, वो 375/4 एन दे रखा है। 15वीं सीढ़ी का आयतन इतना है। तो इन सब का योग करेंगे तभी तो कंक्रीट का मतलब जो चबूतरे में कुल कंक्रीट लगी है उसका आयतन आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तभी तो उस कंक्रीट का आयतन आएगा जो इस चबूतरे में लगी है। तो वही काम करेंगे। जोड़ेंगे कैसे, मतलब एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्योंकि एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। सही है, अब 15 सीढ़ियों का हमें आयतन निकालना है ना, तो n की यहाँ पे कितना रख देंगे 15, तो s 15 और ये n की यहाँ पे 15/2। a कितना है, a है 25/4 और an कितना है 375/4। तो ये 15/2। यहाँ एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर का जोड़ दो 25 प्लस 375। तो ये 15, 2 की 4 से गुणा कर दो 8 हो जाएगा। और गुणा में कितना है, इन्हें जोड़ दो, 5 और 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, 7 और 1 8 हो तो 10 का 0 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 400 हो जाएगा। 8 से काटो, 8 कम 8, 8 पंजे 40 और ये 0 ऐसी। तो 15 की 50 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15 पंजे 75, तो ये 0 ऐसी। तो ये 15 पंजे 75, तो इतना आयतन आ जाएगा। सही है, आयतन का क्या होता है, ये किस में दे रखा है मीटर में, तो ये मीटर क्यूब में लिख देना। सही है, आयतन को मीटर क्यूब में लिखते हैं तो 750 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। पूरी एक्सरसाइज आप लोग की कंप्लीट हो गई है। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। और आप लोग मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें मन लगा के। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही।